हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपका इस वीडियो में स्वागत है। मैं आज आपको इसमें बताने जा रहा हूं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और हम यहां पर सीखेंगे क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी के यूज यानी इंपॉर्टेंस, क्या है उसकी पीरियोडिसिटी, कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं और क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखो बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ क्या, मान लीजिए हमारे पास ये एक एटम है, लेकिन कैसा एटम, गैसियस स्टेट में हूं। यानी एक कोई एटम ले लीजिए, जैसे हमारे पास एक एटम ए है, आइसोलेटेड गैसियस कंडीशन में है। इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। तो जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया तो बोलो ये एटम अब कैटायन में आ जाएगा। भाई जब आप एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो बोलो कैटायन बनेगा कि नहीं, और जब बेटा कैटायन बन गया तभी की बात हो रही है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। वो जो एनर्जी देते हैं ना, वही क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और isolated from an isolated gaseous atom called as ionization energy या ionization enthalpy। देखो बेटा, इसके डिफिनीशन कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो क्या बना, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove most loosely bonded electron from an isolated gaseous atom। ध्यान दीजिएगा, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये गैसियस होना चाहिए और ये आइसोलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। मान लो ये एटम ए, मैंने इसको गैसियस स्टेट में कर दिया, ठीक है ना। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो और इसको कैटायन बना दो, तो यहां पर जो भी इंथैल्पी में चेंज आएगा उसी को HIP यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, चाहिए होगा आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है ना। कहाँ से, आइसोलेटेड गैसियस एटम से। कौन सा, जो मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो, यानी जो आउटर मोस्ट यानी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो भी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, हम उसी को क्या बोल देंगे बेटा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। इतनी बात हो गई क्लियर। अब देखो बेटा आगे, तो हम लोगों ने क्या जान लिया डिफिनीशन में, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है ना। अब देखिए, वही एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। जब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट और दिखाऊं आपको, कहां से आता है, क्यों ले रहे हैं हम लोग आइसोलेटेड, क्यों बोल देते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आपको बेटा एक याद होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आपने डिस्चार्ज ट्यूब एक लिया था, कैथोड की डिस्कवरी में। जरा ध्यान दो, एक साइड कैथोड लगा था, एक साइड एनोड लगा था, यहां पर कुछ गैसेस भरी थी, याद है ना। यहां पर आपने वैक्यूम पंप लगा करके प्रेशर 0.01 मिलीमीटर मरकरी के किया, एक सर्टेन वोल्टेज पर, बहुत हाई वोल्टेज पर, याद है ना। कैथोड से निकलकर कुछ रेज एनोड की तरफ जाती, वैसे दिखती तो नहीं है आपको, आप लोग इन्हीं को कैथोड रेज बोलते हो। और ये क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, याद है। कहाँ से निकलते हैं, वो जो गैस फील्ड है ना, उनसे ये इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं, ठीक। तो आप देखो, बहुत जब लो प्रेशर करते हो, यानी गैसेस को आइसोलेटेड कंडीशन में जब लाते हो, तब उनसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और हाई वोल्टेज पर, जिस वोल्टेज पर वो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं, हम लोग उन्हीं को बोलते हैं
आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना, क्या नाम दे दिया उसी को, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसीलिए डिफिनीशन में क्या जोड़ी गई है, आइसोलेटेड। और गैसियस, गैस नहीं होगा तो हम बात नहीं करेंगे, हमको आईपी की डिफिनीशन देनी है तो गैस लेना पड़ेगा। ठीक है ना, और क्या, आइसोलेटेड कंडीशन वाली बात करनी पड़ेगी। सॉलिड से हम यहाँ पर नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा, उसको हम आईपी की डिफिनीशन में नहीं लेते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, अब देखो बेटा कौन सा पॉइंट है यहाँ पर कि हम लोगों ने जान लिया कि आइसोलेटेड होना चाहिए और गैसियस एटम होना चाहिए। अब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़े, अब बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसकी यूनिट, जो इसकी यूनिट होती है वो होती है किलो जूल पर मोल। अब यूनिट है किलो जूल पर मोल, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या बोल सकते हैं कैलोरी पर मोल, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो किलो जूल पर मोल है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, या किलो कैलोरी या कैलोरी पर मोल है। ठीक है ना बेटा, किलो कैलोरी पर मोल या कैलोरी पर मोल भी हो सकता है। ठीक, तो बहुत सिंपल सी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब हम किलो जूल पर मोल बोल रहे हैं तो हम अपनी डिफिनीशन में एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं। कौन सी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बेटा, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको जितनी एनर्जी देनी पड़ी हम उसी को बोल रहे हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है ना बेटा, तो क्या बोल दिया, 1 मोल से, तो यहाँ पर डिफिनीशन में 1 मोल वाली बात भी हो सकती है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमारे यूनिट में ये पॉइंट आता है। क्लियर हो गई बात बेटा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल को। ठीक है ना, यानी कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जब ये बात क्लियर होगी तब आपको पीरियोडिसिटी वाली बात समझ में आएगी। तो देखो बेटा कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आप मेरे को बताओ, साइज बढ़ाता जाऊं तो वो जो न्यूक्लियस है उसका बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स, बोलो, साइज अगर बढ़ाता जाऊंगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो कम होगा या ज़्यादा होगा, तो कम होगा ना, दूरी बढ़ जाएगी। ये देखो यहाँ न्यूक्लियस, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दूरी पर है, क्या होगा, कम फोर्स लगेगा, नज़दीक आ जाएगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। इसका मतलब अगर मैं साइज बढ़ाऊंगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कम लगेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो जाएगा, यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाएगी। तो यानी क्या हुआ, अगर मैं एटम का साइज बढ़ाऊं यानी सेल नंबर बढ़ाऊं, ठीक है ना, या एटॉमिक रेडियस बढ़ाऊं, तो क्या होगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कम लगेगा और आईपी घट जाएगा। क्लियर, तो ये देखिए ना, वही बोल तो रहे हैं, साइज ऑफ एटम बढ़ाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी। अच्छा, अब लैंग्वेज बदलेंगे, कहीं पर साइज ऑफ एटम की जगह क्या दे देंगे, एटॉमिक रेडियस। ये देखो एटॉमिक रेडियस बोल दिया, बढ़ा दें तो साइज क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो चाहे आप साइज ऑफ एटम बढ़ाओ या एटॉमिक रेडियस बढ़ाओ, बात तो एक ही है, लैंग्वेज खाली बदल रही है। ठीक है ना बेटा। और देखो अब अगर मैं न्यूक्लियस की ताकत बढ़ा दूं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दूं, तो बोलो क्या होगा, तो भाई न्यूक्लियस की ताकत बढ़ाओगे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा तो आईपी ज़्यादा होगा ना। भाई न्यूक्लियस की ताकत बढ़ेगी, खींचने वाले की ताकत बढ़ेगी, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। आप बोलो निकालना आसान होगा कि मुश्किल, अट्रैक्शन बढ़ गया तो मुश्किल। इसलिए क्या बोल रहा है, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस अगर बढ़ाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। क्लियर। अब बेटा देखो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो हमने आपको बताया था पहले, ये न्यूक्लियस, ये डिफरेंट सेल्स में इलेक्ट्रॉन बैठे हैं,
न्यूक्लियस इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, ये भीतर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल कर रहा है। हमने बोला था ये जो भीतर का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ताकत को जितना कम करेगा उसी को बोलेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। याद आ गया? डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस and electrons of outermost cell due to electrons of inner cell called as screening effect। याद आया? अब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया माने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो बोलो आईपी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम। सिंपल है। अब देखो एक और अगला, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज विद सेल नंबर। भाई सेल नंबर बढ़ाओगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी। बोलो बेटा क्लियर? यानी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग सेल नंबर। ठीक है बेटा? अब दूसरा देखो बेटा, कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। आपको मालूम है, पढ़ रखा है आपने कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। तो जो भी हमारे हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं और जो भी हमारे फुल फील्ड ऑर्बिटल हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। अच्छा, जब स्टेबल ज़्यादा होंगे तो बोलो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा ना? मुश्किल होगा ना? ज़्यादा स्टेबल होंगे तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इसीलिए जब भी कहीं हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल आ जाएगा तो उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो बेटा क्या बोल रहे हैं, कंप्लीटली फील्ड या हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं, यानी सबसेल्स जो होते हैं हमारे, कंप्लीटली फील्ड या हाफ फील्ड जो भी हमारे सबसेल्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं, इसीलिए इनका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा यानी इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा और इनका आईपी ज़्यादा होगा, इनका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। हाँ ज़्यादा होगा, ठीक, तो क्या सबसे ज़्यादा होगा? भाई जब हम ग्रुप में चलें तो क्या होगा, पीरियड में चले तो क्या होगा? तो देखो बेटा, जब आप पीरियड में चलोगे तब आप हाफ फील्ड और फुल फील्ड की बात कर पाओगे, ग्रुप में तो उतना ही रहेगा। ठीक है ना? तो जब आप पीरियड में चलोगे तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपको मिलेगा कहीं और कहीं मिलेगा फुल फील्ड ऑर्बिटल। तो जो इसका आईपी होगा ज़्यादा होगा, ठीक, लेकिन किससे ज़्यादा? सिर्फ और सिर्फ अपने अगले मेंबर से ज़्यादा होगा। इस पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल हैं, हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको निकालना मुश्किल होगा। किससे ज़्यादा मुश्किल होगा? जो अगला मेंबर है सिर्फ उसी से ज़्यादा, सबसे नहीं। ठीक है ना? जो उसका नेक्स्ट मेंबर है उससे ज़्यादा होगा, सिर्फ अपने अगले मेंबर से ज़्यादा होगा। अभी मैं एग्जांपल लेकर के भी आपको बताऊंगा, पहले एक बार ये फैक्टर्स देख लिए जाए। ठीक है ना? बात तो क्लियर हो गई? ज़्यादा होगा लेकिन सिर्फ अपने अगले मेंबर से ज़्यादा होगा, यही बात आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद बेटा ये पेनिट्रेशन ऑफ सबसेल्स या ऑर्बिटल्स, आपको मालूम है जो हमारे सबसेल्स होते हैं एसपीडीएफ, ये भीतर धंसते हुए से होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा नज़दीक न्यूक्लियस के कौन सा होगा? एस ऑर्बिटल, एस सबसेल। ठीक है ना? अब उससे दूर पी सबसेल, उससे दूर डी सबसेल, उससे दूर एफ सबसेल। ठीक है ना बेटा? तो यानी जो एफ सबसेल है वो सबसे दूर है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होगा। और सबसे मुश्किल कहाँ से होगा? 4s से होगा। जैसे मैं फोर्थ सेल में बात करूं तो ये देखो बेटा, ये रहा 4s, 4p, 4d और 4f। सबसे नजदीक न्यूक्लियस के कौन? 4s। सबसे दूर कौन? 4f। अब सबसे ज्यादा मुश्किल इलेक्ट्रॉन निकालना 4s से है। तो ये देखो ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी, ये ना डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी। ठीक है ना? तो जो ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन ध्यान दें ये सेल एक ही होना चाहिए, ये ना हो
कि इधर आप 4F लो, उधर 7S लो, ठीक है ना बेटा। तो भाई 7S वाले की दूरी ज़्यादा हो जाएगी और 4F वाला तब नज़दीक हो जाएगा, यानी सेल नंबर बढ़ जाएगा। तो देखो 7S से फिर इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, मैं सेल नंबर जब एक ही लूँ तब की बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जितना ऑर्बिटल पेनिट्रेटेड होगा, यानी जितना वो सबसेल या ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नज़दीक होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा, ठीक है बेटा। अब आइए हम लोग दूसरी बात करते हैं, ठीक है ना। मैं इसके उसमें आपको पीरियोडिसिटी से रिलेटेड कुछ बात दिखाता हूँ, कैसे यहाँ पर बात होगी। देखो पीरियोडिसिटी ये रहा आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयोनाइजेशन एनर्जी। ये देखें आगे जाने पर क्या होगा और ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, चेक करते हैं। चलो आगे चलते हैं, लेफ्ट टू राइट और ऊपर से नीचे उतरते हैं तो देखें क्या होगा। लेफ्ट टू राइट वाले में जरा खेल देखते हैं। तो देखो बेटा लेफ्ट टू राइट ये रहा लिथियम, बरीलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब बेटा देखो जब आप आगे जाते जाओगे तो बोलो न्यूक्लियस की ताकत बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी ना। ये देखो एटॉमिक नंबर 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। बोलो न्यूक्लियस की ताकत बढ़ रही है, यानी न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा है। सेल तो दो ही है, सेल तो दो ही है, न्यूक्लियस की ताकत बढ़ रही है, ठीक है ना। साइज छोटा होता जा रहा है। बोलो आईपी, हमें मालूम है साइज छोटा होता जाए, न्यूक्लियस की ताकत बढ़ती जाए तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा। इसीलिए लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा, यानी आईपी इंक्रीज करता जाएगा। क्यों? ड्यू टू डिक्रीज इन साइज and increase in nuclear charge, increase in nuclear charge, clear। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है, तो आईपी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन 2-4 रंगबाज हर जगह मिलते हैं। देखो यहाँ पर भी मिल गए भैया, यहाँ पर भी 2। कौन बोला था आपसे? ये देखिए फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल वाला जो केस बोला था ना, वही फिर यहाँ पर आया। यहाँ पर देखिए फुल फील्ड एस सब सेल S2 बरीलियम में, यहाँ पर हाफ फील्ड P सब सेल। ये देखो P में 3 हाफ फील्ड हो गया ना, और यहाँ देखो फुल फील्ड P सब सेल यानी P में 6। अब बोलो यहाँ पर देखो हाफ फील्ड वो फुल फील्ड S ऑर्बिटल, हाफ फील्ड P ऑर्बिटल, फुल फील्ड P ऑर्बिटल। तो ये दो तो एक्स्ट्रा स्टेबल हैं। तो भाई जिसके ये डोले सोले मजबूत होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, थोड़ी तो रंगबाजी दिखाएगा ना भाई। तो वही ये लोग भी दिखा देते हैं, रूल ना मानते, क्रम से ना बढ़ने देते। तो हमने आपको बोला था बेटा ध्यान रखना, इनका आईपी अपने अगले मेंबर से ज़्यादा होगा। क्या बोला था? इनका आईपी अपने अगले मेंबर से ज़्यादा होगा। तो देखो यानी बरीलियम का आईपी इस बोरान से ज़्यादा, इस बोरान से ज़्यादा, इस नाइट्रोजन का आईपी इस ऑक्सीजन से ज़्यादा। और भाई वो तो बॉस है ही यार, सबसे ज़्यादा तो हो गई। नोबल गैस वैसे भी ज़्यादा होगा। तो देखो मैं यहाँ ऑर्डर बनाऊँ तो क्या बनेगा? ये रहा लिथियम, देन बोरॉन, देन बरीलियम, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। तो एक क्वेश्चन यहां पर आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा क्वेश्चन यहां पर आ गया बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ तो रहा है। अब जहां पर गड़बड़ होगी पूछा नहीं जाएगा, जो रंगबाजी दिखाएगा पूछा जाएगा भैया, बात साफ। तो देखो क्या हुआ, जो बरीलियम है उसका आईपी
इस बोरॉन से ज्यादा है। पूछते क्यों ज्यादा है? ड्यू टू फुलफिल्ड एस सबसेल। हो गया ना? यानी आईपी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन बोरॉन ड्यू टू फुलफिल्ड एस सबसेल। आईपी ऑफ नाइट्रोजन इज more than oxygen. Why? Due to presence of extra stable half filled p orbital. तो भाई एक्स्ट्रा स्टेबल होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसीलिए हो गया। ठीक है ना? अब ऐसा ही आपसे और भी तो पूछा जा सकता है। ये देखो ना, बेरिलियम का नीचे मैग्नीशियम, और उधर देखो नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस। तो जो फास्फोरस का आईपी है वो सल्फर से ज़्यादा, जो मैग्नीशियम का आईपी है वो एल्युमिनियम से ज़्यादा। तो व्हाई द आईपी ऑफ मैग्नीशियम इज मोर देन एल्युमिनियम? तो भाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फुलफिल्ड s2 ऑर्बिटल इन मैग्नीशियम इट इज एक्स्ट्रा स्टेबल। व्हाई द आईपी ऑफ फास्फोरस इज मोर देन सल्फर? तो बोला क्या? ड्यू टू presence of extra stable half filled p orbital in phosphorus। तो ज्यादा ही होगा उनका आईपी। अच्छा, ये आपके बोर्ड लेवल पर भी खूब क्वेश्चन ये बनता है भाई, हमारे यहाँ भी आ रहा है, बराबर आ रहा है। अभी 2018 के पेपर में आया था नीट के, कराऊंगा अभी नीट वाले क्वेश्चन अलग से कराऊंगा उसका। ठीक है ना बेटा? तो देखो ये बात हम लोगों ने जानी। अब इसी पर भी एक और क्वेश्चन आता है, जरा देखिएगा। ये हम लोग जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसको बोलते हैं IP1 या HEG1। भाई पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे बेटा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? पहला इलेक्ट्रॉन जो निकाल रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों ने बोला IP1 या HIP1। ठीक है ना बेटा? या क्या बोल रहे हैं? HIP1 या क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको? H1। ठीक है ना? IP1 बोल दिया या HIP1 बोल दिया या H1 बोल दिया। ठीक है ना बेटा? खाली HI1 करके भी लिखा जा सकता है। आई माने वही आयोनाइजेशन एनर्जी की बात, खाली HI भी लिखा हुआ मिल जाता है। पहला इलेक्ट्रॉन। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो IP2 हो जाएगा, यानी HIP2 हो जाएगा। IP माने आयोनाइजेशन पोटेंशियल, P माने पोटेंशियल। ठीक है ना बेटा? H माने इंथैल्पी, ऐसा भी हो जाता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बोलेंगे IP1, दूसरा निकालोगे तो IP2, तीसरा निकालोगे तो IP3, चौथा निकालोगे तो IP4। तो ये जो सक्सेसिव मेंबर्स का IP है, इन पर भी कुछ बातें होती हैं। तो IP1 पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपने कुछ एनर्जी दे दी, अब दूसरी बार निकालना है तो और ज्यादा देनी पड़ेगी और कम देनी पड़ेगी। अब बताओ क्या करोगे? ज्यादा देनी पड़ेगी या कम? भाई पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा लेगा। क्यों? पॉजिटिव चार्ज बन गया ना, साइज छोटा हो जाएगा। पिछले वीडियो में बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बनेगा, जब भी बनेगा तो उसका साइज क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। और निगेटिव बनेगा तो साइज बढ़ता जाएगा। याद आ गया बेटा? अब बोलो यहाँ पर क्या हो गया कि जब हमारा IP बन गया, ठीक है ना, पहला इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, साइज छोटा हो गया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने आओगे तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए अब इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये एक कॉन्सेप्ट बन गया हमारे पास। क्या? IP1 से हमेशा ज़्यादा IP2, IP2 से हमेशा ज़्यादा IP3, IP3 से हमेशा ज़्यादा IP4। ठीक है ना? अब यहीं पर आपसे पूछ दे कि चल भैया सेकेंड IP में जरा बता दे क्या होगा। तो देख बेटा, फर्स्ट IP में तो हमने आपको ये पीछे बता दिया कि IP1 में क्या ऑर्डर चलेगा। ये देखो, लिथियम, बोरान, बेरिलियम, देन कार्बन, यानी बोरान से ज़्यादा बेरिलियम का। ठीक है ना? ये ऑर्डर हमको समझ में आ गया। अब वो बोलता नहीं IP2 का बताओ क्या ऑर्डर होगा। ठीक है ना? तो देखो IP2 की अगर मैं बात करूंगा तो देखें, IP2 के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, ध्यान करो,
जैसे देखो सोडियम था, ठीक है ना बेटा, 2s2 2p6 3s1, तो ये जो 3s था ना, मैंने उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 0 हो गया। अब इधर देखो मैग्नीशियम वाले में हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, यानी अब मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिख दिया है। तो हमें मालूम है बेटा आगे जाने पर बढ़ता तो जाता है, बढ़ता जाता है आईपी। अब जब चेक करिएगा आगे जाने पर बढ़ता तो जाता है, लेकिन ये जो वो सोडियम है ना Na पॉजिटिव, अब बेटा इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये नोबल गैस बन गया है, P6 से अब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो इसलिए Na प्लस आयन वाले का सबसे ज्यादा है, इसको आप अलग कर दीजिए। अब आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाओगे क्या होता जाएगा, आईपी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब लेकिन यहां पर ये देखिए, चेक करिए, जो Al प्लस आयन है इसमें फुल फील्ड एस सब सेल हो गया, फुल फील्ड एस सब सेल हो गया, इसका आईपी अपने अगले मेंबर से ज्यादा हो जाएगा ना। तो यानी Al प्लस आयन का किससे ज्यादा हो जाएगा, सिलिकॉन प्लस आयन से। अब देखो इसके बाद बेटा फिर चेक करो अगला, यहां पर देखो जो सल्फर प्लस आयन है यानी S2P3, यहां पर फिर से मुझे क्या मिल गया, हाफ फिल्ड P सब सेल, जो इसका आईपी है अपने अगले मेंबर से ज्यादा हो जाएगा, यानी S पॉजिटिव का सेकंड आईपी Cl पॉजिटिव से ज्यादा हो जाएगा। देखो मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल करके सबके पॉजिटिव बना दिए, अब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने का ऑर्डर देख रहा हूं, तो आगे तो बढ़ता ही जाएगा, बीच बीच में वही फुल फील्ड हाफ फील्ड वाले गड़बड़ करेंगे, वही कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, बोलो। अब मिलाओ, देखो जैसे मैं यहां दिखा रहा हूं, तो सबसे कम किसका, Mg प्लस आयन, देन कौन, Al प्लस आयन, लेकिन उसका क्या, सिलिकॉन से ज्यादा, ये देखो Si प्लस, देन Al प्लस, ठीक है ना, फिर कौन, P पॉजिटिव, फास्फोरस पॉजिटिव, फिर कौन, सल्फर पॉजिटिव का ज्यादा होना चाहिए किससे, Cl पॉजिटिव से। क्यों, सल्फर में क्या हो गया, हाफ फील्ड P सब सेल ना, हाफ फील्ड P सब सेल ना, तो ज्यादा होगा ही होगा। तो ये देखो बेटा, देन P पॉजिटिव बाद Cl पॉजिटिव, देन S पॉजिटिव, देन कौन, Ar पॉजिटिव, और सबसे ऊपर बॉस कौन हो गया, Na पॉजिटिव। क्यों, यहां पर P6 आ गया, ठीक है ना, S वाले में क्यों, इसमें P3 आ गया, यानी हाफ फील्ड P, और एल्युमिनियम वाले में क्यों, फुल फील्ड S ऑर्बिटल। अब बात क्लियर होगी बेटा। तो इस पर भी बेस्ड सवाल हैं, लेकिन ज्यादा कौन सा पूछा गया है, IP1 वाला, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो अब देखें बेटा कि हम लोग जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, तो आओ चेक करो, ऊपर से नीचे आएंगे आईपी में तो साइज बढ़ता जाएगा, यानी सेल नंबर बढ़ता जाएगा, तो सेल नंबर बढ़ेगा साइज बढ़ेगा, तो बोलो आईपी कम होता जाएगा ना। तो जब भी आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, आईपी डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीजेज, आईपी के डिक्रीज होने का रीजन देखिए, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, साइज इंक्रीज कर रहा है, या इंक्रीज इन सेल नंबर, इंक्रीज इन सेल नंबर, ठीक है ना बेटा। कौन सा हो गया, इंक्रीज इन सेल नंबर। सेल नंबर ऊपर से नीचे इंक्रीज करता जाता है, इसलिए साइज बढ़ता जाता है, इसलिए आईपी कम होता जाएगा। बोलो कोई डाउट इतने में, सिंपल बात है ना। तो इसलिए क्या होगा, जब भी मैं ऊपर से नीचे आ जाऊं तो देखो सबसे ज्यादा लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम, ऐसे चलेगा बेटा। आप यहां पर देखो ना, ये एक सवाल हम लोगों ने इसी पर बेस्ड कर रखा है। ये देखो, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ एक फिगर है, ग्राफ है एक एटॉमिक नंबर और H
आई यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बात हुई है। अब बेटा देखो लिथियम का सबसे कम है ना 520। आप एनसीईआरटी अपना ओपन करके देख लोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा बेटा। देखो लिथियम का 520, फिर देखो बेरिलियम का ज़्यादा दिखा दिया, फिर देखो बोरान का कम दिखा दिया, आया बढ़ा फिर डाउन हो गया, फिर देखो बोरान से ज़्यादा कार्बन, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का देखो ना ऑक्सीजन से ज़्यादा दिखा रहा है, दिख रहा है। अब देखो बेटा ये किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है, देखो ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन का। अब फिर देखो ऑक्सीजन से ज़्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। लेकिन आपको दिखा ना नियॉन तो बास हो गए, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा हो गया, बेरिलियम का बोरान से ज़्यादा हो गया। आप अपने सामने एनसीईआरटी रखो, आपको तुरंत दिख जाएगा। अब ये भी सवाल बन सकता है, ये दे दिया ग्राफ, पूछा बताओ ये किसके बीच का ग्राफ है। तो भाई बेरिलियम का ज़्यादा दिखा रहा है, बोरान का कम, और उधर से नाइट्रोजन का दिखा रहा है ज़्यादा, ऑक्सीजन का कम, और नियॉन का सबसे ज़्यादा। इसका मतलब ये आईपी का ऑर्डर चल रहा है, बढ़ता हुआ है, लेकिन दो रंगबाजी दिखा रहे हैं, बेरिलियम और नाइट्रोजन। याद आ गया ना, वही रीजन हाफ फील्ड PR बाई P सबसेल एंड फुल फील्ड S सबसेल। कोई डाउट? अब बेटा देखो इसके बाद हम आपको एक और पॉइंट दिखा रहे हैं यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर से पर बेस्ड। देखो चेक करो यहाँ पर बेटा, देखो फिर से वही एटॉमिक नंबर और आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बीच में ग्राफ। बोलो मैक्सिमा पर कौन दिखाई दे रहा है? मैक्सिमा पर ये देखो नोबल गैसेस है ना, नोबल गैसेस है ना, तो मैक्सिमा पर कौन है? नोबल गैसेस। मैक्सिमा पर कौन हो गई? नोबल गैसेस। और मिनिमा पर कौन आया? मिनिमा पर दिख रहा ना एल्कली मेटल्स। देखो ये कौन आ गया भैया? एल्कली मेटल्स। यानी सबसे कम आईपी किसका हो गया? एल्कली मेटल्स का हो गया। और सबसे ज़्यादा किसका हो गया? नोबल गैसेस का। यानी हम देख रहे हैं आगे जाने पर बढ़ता जाता है। बीच में वही देखो लिथियम, फिर उससे ज़्यादा कौन दिख रहा है ना? यह बेरिलियम, ठीक है ना, कम बोरान का हो, यानी बोरान का कम होगा। फिर ऊपर देखो नाइट्रोजन का ज़्यादा और ये ऑक्सीजन का कम हो गया। ये वही ग्राफ है बेटा जो अभी आपने पढ़ा, उसी ग्राफ को ये ग्रुप वाइज पूरा का पूरा दिखा दे रहे, और साथ में पीरियड को भी मिला दिया, ठीक है ना। तो देखो ऊपर से नीचे ग्रुप में डिक्रीज, ऊपर से नीचे ग्रुप में डिक्रीज, है ना। पीरियड में चलो तो वो बीच में तो गड़बड़, उनको ऑर्डर दिखा दिया। बोलो क्लियर हो गया? ये IP1 के बारे में बात हुई है ना बेटा। फिर देखो आगे एक और ये दिखा रहा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हो सोडियम से पोटेशियम में कुछ ज़्यादा ही डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर साइज में अचानक ज़्यादा इंक्रीज हो रहा होगा, यानी सोडियम और पोटेशियम के साइज में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा होगा। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के साइज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये बात इससे पता चल रही, ठीक है ना बेटा। यानी ऊपर से नीचे आईपी डिक्रीज करेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये वाला ग्राफ भी क्लियर हो गया। ये ग्राफ भी आपको ध्यान रखना होगा बेटा। अब कौन कौन से वो फैक्टर्स है, इंपॉर्टेंस क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी की, वो जरा देखते हैं। जितनी कम वैल्यू होगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, उतना ही उसके अंदर ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी। भाई एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा वो अच्छा, उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अब आईपी कम होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो बोलो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि नहीं होगा? इसीलिए बोल रहे हैं अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा तो उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होगी। बेटा यहाँ पर एक पॉइंट और समझना होगा आपको। एक यहाँ पर आपने देखा है कि जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, ये देखो बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, हमको उस पर बात नहीं करनी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो देखो भैया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी, डिक्रीजिंग आईपी का ऑर्डर क्या हो गया? देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम,
इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होना चाहिए? सीजीएम। हाँ, कंडीशन अप्लाइड। यही तो सवाल बन गया भाई, जहां कंडीशन अप्लाइड वहीं सवाल। देखो ठीक है, ये देखे मैक्सिमम रिड्यूसिंग नेचर, मैक्सिमम रिड्यूसिंग नेचर किसमें मिला? सीजीएम में मिला। ये देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ये देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, लेकिन किसमें? इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में ऐसा होगा। इन एक्वस सॉल्यूशन, बेटा इन एक्वस सॉल्यूशन थोड़ी सी बात बदलेगी, वो यहां पर जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ना, पढ़ाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पर फिर हमको ऑर्डर निकालना होगा। तो क्या हुआ? इन एक्वस सॉल्यूशन किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्या? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। याद है, जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा निगेटिव होगा उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब बॉस कौन हो गया इन एक्वस सॉल्यूशन? लिथियम, ठीक है ना बेटा। देन कौन? लिथियम के बाद रुबिडियम, देन सीजियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम। ये ऑर्डर होगा बेटा, ये ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। जितना ज़्यादा निगेटिव रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो ये कंफ्यूजन बच्चों के बीच में यहाँ डेवलप होता है और हमें उम्मीद है अब आपको नहीं मुश्किल लगेगा। क्लियर हो गया? अब दूसरा देखिए, हम लोग यही आईपी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू देखकर बॉन्ड का नेचर बताते हैं। याद है ना? अगर आईपी बहुत कम हो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बहुत हाई हो, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक। अगर आईपी हाई हो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लो हो, तो जनरली उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो वही बोल रहे बेटा, ये बात आपको बॉन्डिंग में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। रिलेटिव वैल्यूज ऑफ आईपी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या बताता है हमको? टू एलिमेंट्स का नेचर, कैसा वाला बॉन्ड का नेचर बताता है, कैसा बॉन्ड का नेचर बनेगा, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा या कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, इसी के बेस पर हम लोग उसको भी बताते हैं। तो एक एप्लीकेशन हुआ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बताते हैं, दूसरा एप्लीकेशन हुआ बॉन्ड का नेचर बता लेते हैं, ठीक है ना। और ये देखिए नेक्स्ट, इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कौन सा आईपी की वैल्यू ज़्यादा स्टेबल होगी वो भी जान लो, ठीक है ना। आईपी की वैल्यू कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी वो ज़रा समझते हैं। तो बेटा हम लोग दो सक्सेसिव आईपी का डिफरेंस लेते हैं। सक्सेसिव आईपी माने एक के बाद एक मिले, जैसे IP1 और IP2। IP1 का सक्सेसिव कौन? IP2। IP2 का सक्सेसिव कौन? IP3। IP3 का कौन? IP4, ठीक है ना। यानी एक के बाद एक, वो हुआ सक्सेसिव। तो हम दो सक्सेसिव आईपी का डिफरेंस ले रहे हैं बेटा। अगर वो डिफरेंस 965 किलो जूल पर मोल से लेकर 1450 किलो जूल पर मोल तक होगा तो नीदर लोअर नॉर हायर, न तो लोअर न तो हायर, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई भी आईपी का स्टेट स्टेबल नहीं होगा, ठीक है ना बेटा। तो हमने क्या बोला, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने क्या बोला बेटा, या देखिए दो सक्सेसिव आईपी का डिफरेंस ये रहा डेल्टा एच, दो सक्सेसिव आईपी का डिफरेंस कितना? 965 से 450 तक। तो नीदर लोअर नॉर हायर, neither lower nor higher
ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल, कोई भी फिर उसमें स्टेबल नहीं रहेगा, न तो लोअर वाला ना हायर वाला। हाँ, अगर 1450 किलो जूल पर मोल से ज्यादा डिफरेंस आ जाए तो कौन सा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, तब बेटा लोअर वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर 965 से कम आ जाए तो कौन सा, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना, मैंने यहाँ किलो जूल वाली बात करी है, 9650 और 1450, ये वो 965 और 1450 वाला। बेटा ये वैल्यू मैंने इसलिए लिया है कि आपकी एनसीईआरटी में इसी वैल्यूज पर बात हुई है किलो जूल वाले में, बाकी रेफरेंस बुक्स में ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पर बात हुई है। ठीक, तो पहले वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पर प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन अब किलो जूल पर मोल वाली वैल्यूज पर आती हैं, तो आपको ये रटना पड़ेगा बेटा, याद रखना पड़ेगा। तो ये याद कर देंगे कौन सा, 965 किलो जूल पर मोल और 965 किलो जूल पर मोल और 1450 किलो जूल पर मोल। अगर इतना है डिफरेंस डेल्टा एच का, दो आईपी का, दो सक्सेसिव आईपी का, तो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होगा। 965 से कम हो जाए तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। 1450 किलो जूल पर मोल से अगर ज्यादा वैल्यू हो जाए तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर बेटा मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं एल्युमिनियम वाला, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये देखो एल्युमिनियम का H1 की वैल्यू बोल रहा है 577 किलो जूल पर मोल, H2 की वैल्यू बोल रहा है 1795, ऐसे ही H3 और H4 की दे रखा है। मैं क्या कर रहा हूं, दो का डिफरेंस ले रहा हूं। ये देखो बेटा यहां पर दो का डिफरेंस लिया H2 माइनस H1, तो ये देखो आया 1218, ये डिफरेंस आ रहा 1218, यानी इनके बीच में आ रहा है। तो ना तो लोअर ना तो हायर, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं हुआ, यानी ना तो एल्युमिनियम +1 बनेगा ना एल्युमिनियम +2 बनेगा। अब बेटा देखो इसमें H3 और H2 के बीच का डिफरेंस लिया, यह आया 963 किलो जूल पर मोल, यानी 965 से कम हो गया। इसका मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी Al ट्रिपल प्लस आयन इज मोर स्टेबल देन Al डबल प्लस आयन। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर H4 और H3 का डिफरेंस लिया तो पता चला ये डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, 145 किलो जूल पर मोल से ज्यादा हो गया, 8822 किलो जूल पर मोल आ गया। अब बेटा जो ये वैल्यू आई है वो ये बताता है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी Al ट्रिपल प्लस आयन, ठीक है ना, वो ज्यादा स्टेबल है किससे, Al+4 से। क्लियर, तो Al+3 दोनों ही कंडीशन में ज्यादा स्टेबल दिखा रहा है बेटा। इसका मतलब है कि इसका जो मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो Al+3 होगा, तभी आप एल्युमिनियम +3 बनाते हो। अब क्लियर हो गया। तो ये भी हमको पता चल गया कि हम अगर आईपी की वैल्यूज देखें तो हम ये जान जाएंगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा। अब बेटा देखो एक अगला पॉइंट, हम लोग इसी से ये भी जान जाते हैं कि उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। सिंपल सी बात, उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हम इसको भी इससे जान सकते हैं। कैसे, जैसे हमने दो सक्सेसिव आईपी का डिफरेंस लिया, पहला निकालना आसान हुआ, दूसरा निकालने में जान निकल जा रही है, यानी सेकंड आईपी बहुत ज्यादा है। और जब पहला निकालने रहे बहुत इजी, सेकंड बहुत मुश्किल है, इसका मतलब उसमें एक रहा होगा यार बाहर वाले सेल में, वैलेंस सेल में, तभी तो आसानी से निकाल रहे, दूसरा बहुत मुश्किल हो रहा है। क्यों, पी में 6 हो गया होगा, यानी बहुत स्टेबल हो गया होगा, तभी क्या हो रहा, उसका आईपी बहुत मुश्किल हो जा रहा है, मतलब बहुत हाई हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जा रहा है। तो मैं आईपी की वैल्यूज देख करके जान जाऊंगा। अभी दिखाता हूं आपको, ये देखो जैसे देखो एक एग्जांपल, IE1 IE2 और I3 की वैल्यूज दे रखा है ये, ठीक है ना। अब आपसे पूछता है किसमें सडन जंप आएगा आईपी में, यानी किसमें आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो बताएगा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जरा चेक करो बेटा,
ये 5.93 और ये 75। ओ कितना ज्यादा, 5/75, ठीक है ना, यानी 75 ज्यादा हो जा रहा है, और 75 से 122, हाँ ठीक है ज्यादा है लेकिन उतना तो नहीं है ना जितना यहां पर है। तो यानी यहां पर सडन जंप मिलेगा, ठीक है ना, यहां पर क्या मिलेगा, सडन जंप मिलेगा, यहां पर सडन जंप नहीं मिलेगा। अब देखो जैसे एक और दिखा रहे, IE1 और IE2 की वैल्यू, ये देखो 9.32 और ये 18.21, ये कितना हो गया 1533.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेटा इससे क्या पता चल रहा है, पहला निकालने में थोड़ी एनर्जी, दूसरा निकालने में थोड़ी और ज्यादा, लेकिन तीसरा निकालने में ये देखो 18 से 153 हो गया। मतलब दो आराम से निकाल लो भैया, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे जान निकल जाएगी, माने बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। यानी इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। अब आपके पेपर में तो बहुत ढेर सारा क्वेश्चन इस पर है, बोलेंगे वैल्यूज दे देंगे, बोलेंगे बताओ इसमें वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन। भैया पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत आसान रहा, दूसरे में बहुत बिगेस्ट जंप, यानी उसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। हमने 2 निकाल लिया, तीसरा निकालने में फिर बहुत ज्यादा एनर्जी, इसका मतलब उसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या किया, 3 निकाल लिया, इसलिए चौथा निकालने में ना, फोर्थ निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी, इसका मतलब उसके वैलेंस सेल में 3 रहे होंगे। सीधी बात, यानी जहां पर आपको बिगेस्ट जंप मिले आईपी में, ज्यादा डिफरेंस मिले आईपी में, इसका मतलब आप वो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बहुत मुश्किल होगी, यानी उससे पहले वाला निकाल लो, ठीक है ना। अब जैसे इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1, इसके वैलेंस सेल में कितने रहेंगे, 2। अगर ये पहला दूसरा तीसरे में भी कम डिफरेंस आता तो इसका मतलब इसके वैलेंस सेल में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन होते। अब वो सवाल पूछेगा बताओ बिगेस्ट जंप किसमें मिलेगा, लॉन्ग जंप किसमें मिलेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें मिलेगा, इस पर बेस सवाल होंगे। वही हमको अगले उस पर करके देखना होगा, करके दिखाएंगे हम आपको। और इसी आईपी से आप ये भी जान लेते हो कि मेटालिक करेक्टर है कि नॉन मेटालिक करेक्टर। तो देखो बेटा बहुत सिंपल सा, जिसका आईपी कम होता है, ठीक है ना, वो उसमें मेटालिक करेक्टर बहुत ज्यादा होता है। साइज बड़ा हो, आईपी कम हो, बहुत ज्यादा मेटालिक करेक्टर, और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होता है, ठीक। तो देखो अब मेरे को पता चल गया कि आगे जाते जाओगे आईपी बढ़ती जाएगी, और आईपी बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब उसका मेटालिक करेक्टर कम होता जाएगा, नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। ऊपर से नीचे आओ ना भाई, ऊपर से नीचे आईपी डिक्रीज होता जाएगा, मेटालिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। तो ये देखो ना आपके सामने एग्जाम्पल कितना सिंपल, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, वैल्यूज भी दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, और दिख भी रहा है इस वैल्यूज से कि भैया आगे ये वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, तो मेटालिक करेक्टर घटता जाएगा। ऊपर से नीचे वैल्यूज चेक कर लो, तो ऊपर से नीचे जब वैल्यूज चेक करोगे तो भैया क्या मिलेगा आपको, जब भी ऊपर से नीचे चेक करोगे तो देखो घटता जा रहा है, इसका मतलब मेटालिक करेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। तो मेटालिक करेक्टर भी हम लोग आईपी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हम लोगों ने आपको पूरा आईपी से रिलेटेड पॉइंट बता दिया। तो हम अब अगला इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे इस आईपी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है बेटा, जरूर आइए उस क्वेश्चंस को जानने के लिए।